Kashmir is nearly lost. कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की चिंगारी कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भड़काई। Kashmir is nearly lost. संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में आज सबसे पहले कश्मीर में सैन्य मिशन के खिलाफ हो रही बड़ी साजिश का खुलासा होगा। संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी में दिखाएंगे 18 महीने बाद बगदादी की जेल से आजाद होकर वतन लौटे हिंदुस्तानी डॉक्टर की दर्दनाक आपबीती। Within 10 days I got bullet injuries. पेशे से डॉक्टर 61 वर्षीय डॉक्टर राममूर्ति को बगदादी के आतंकी चेले ने 10 दिन में 3 बार गोली मारी, फिर भी वो ISIS के चंगुल से जिंदा बच के लौटे। कैसे मुमकिन हुआ ये सब बताएंगे आपको। संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी में देखिए यूपी चुनाव में नेता किस तरह गधे से उतरे और नकल पर अटके। नकल कौन नहीं कर लेता है जब पास होना होता है थोड़ी बहुत। नीलामी होती है, टेंडर निकलता है, टेंडर। यूपी चुनाव के 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले छिड़े नकल युद्ध की पूरी कहानी देखिए। संडे की चौथी बड़ी स्टोरी हर माता पिता को सावधान करने वाली है। दिल्ली से गाजियाबाद तक वॉशिंग मशीन ले रही है मासूमों की जान। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने मासूम बच्चों को मौत की वॉशिंग मशीन से बचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए देश के नेता दुश्मन जैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे बड़ी स्टोरी है देश के सिरमौर यानी कश्मीर से। कश्मीर जो सियासी तौर पर अभी सुलग रहा है, जो आतंकवाद की आग में जल रहा है, उसको बुझाने की बजाय देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम उसमें आग का काम कर रहे हैं या उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो चिदम्बरम मत भूलिए जो कभी गृह मंत्री के तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। वही चिदम्बरम आज कहते हैं कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया है। उनके ऐसे बयान से क्यों ना माना जाए कि अंदर ही दुश्मन नजर आ रहे हैं। क्या कश्मीर में सेना के मनोबल पर हमला कर रही है कांग्रेस? Kashmir is nearly lost. क्या कश्मीर में सैन्य मिशन के खिलाफ हो रही है बड़ी साजिश? आजाद करने खातिर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बाद अब देश के पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी देश विरोधी एजेंडे को हवा दी है। For example, in Kashmir, I have written 5 columns. They're written on different dates. But if you read the 5 columns together, you will get that sinking feeling that Kashmir is nearly lost. Many of you may not believe me, but Kashmir is nearly lost today. पी चिदम्बरम ने क्या कहा सुना आपने। चिदम्बरम के मुताबिक कश्मीर अब हमारे यानी हिंदुस्तान के हाथ से निकल चुका है। खास बात यह है कि जब चिदम्बरम हैदराबाद में 24 फरवरी को आतंकियों और अलगाववादियों का मनोबल बढ़ाने वाला यह बयान दे रहे थे, उसी दिन कश्मीर के बिजबिहारा में एक शहीद सैनिक के जनाजे में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। शायद चिदम्बरम ने यह तस्वीर नहीं देखी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जिस कश्मीर में अमन चैन की बहाली के लिए हमारे देश के वीर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटते, उनके मनोबल पर एक पूर्व गृह मंत्री के ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान का
क्या असर होगा। कि जो वैसा कह रहे हैं तो शायद वो अपने बारे में कह रहे हैं। आर्म फोर्सेस के लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनके मनोबल को कम करने का यह बयान है। कोई अब पैदा नहीं हुआ कि जो कश्मीर को भारत से ले सके। कांग्रेस इतनी भी हिम्मत नहीं दिखा रही कि चिदम्बरम के बयान को पूरी तरह खारिज करे या कबूल ही करे। एलिनेशन का वहाँ माहौल बन गया। उनको एक इंक्लूसिव, उनको भारत और खास करके प्राइम मिनिस्टर को कश्मीरियों को अपनी गोदी में लेना चाहिए। उनका प्यार, उनका कॉन्फिडेंस जीतने वाली बातें करनी चाहिए। कश्मीर में पाकिस्तान परस एजेंडा लागू करने में जुटे चंद देशद्रोहियों के लिए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान उनके हौसले को बढ़ा सकता है। देश विरोधी एजेंडे को धार देने में फारूक अब्दुल्ला सबसे आगे निकल गए। उन्होंने तो जम्मू कश्मीर में सभा के दौरान आतंकियों की खुलकर पैरवी की। ये लड़ाई लड़ाई अख्तरहस में शुरू गई। दुश्मन न हून दुश्मन न हून दुश्मन, मगर दपान दोनों मुल्कन अस करियो इंसाफ, तह करो इंसाफ। हम अर्थस में तुम वाद करो तम तो मचल तुम। सेना के खिलाफ कश्मीर के युवाओं को भड़काने वाले इस बयान पर जब सवाल पूछे गए तो फारूक अब्दुल्ला भाग खड़े हुए। सर, आप खुद कह रहे हैं जान सबको प्यारी है, लेकिन इन युवाओं को अल्लाह पे यकीन है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है, वो उसकी राह में चले। कोई तरक्की नहीं है सर। आपने रिलीजन तक का रंग दे दिया सर उसको। या कुछ भी नहीं हो रहा है। सर, आप क्या कर रहे थे 30 साल सरकार चला रहे थे जब? क्या सर, 30 साल आपकी फैमिली ने सरकार चलाई है। आज आप कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, लड़कों को नौकरी नहीं है, तरक्की नहीं है। ठीक नहीं कर सकते। आतंकवाद को अगर बंद करना है तो बातचीत का रास्ता इस्तेमाल करना है। सर, किससे बात करेंगे? इस्तेमाल नहीं करोगे तो चलता रहेगा। किससे बात करें सर? आपसे, जो ये कहते हैं लड़कों को कि बंदूक लेके उतरो और अपने बच्चे को सीएम बनवाते हैं। सर, इन लड़कों को क्यों नहीं कहते कि पॉलिटिकल सिस्टम में आओ, अगर बदलना चाहते हो सब कुछ? बर्बाद करते हो जम्मू कश्मीर को। डॉक्टर अब्दुल्ला, आप है लाइन पे या काट दिया फोन आपने? शायद फोन काट दिया उन्होंने। कांग्रेस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी कई राजनीतिक पार्टियां कश्मीर में आतंकवाद पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के प्लान के भी खिलाफ खड़ी हैं। If they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. गोली का जवाब गोली से नहीं हो सकता यार। गोली का जवाब जो है वो इस्तेकाम से, प्यार से ही हो सकता है। फारूक साहब, कश्मीर में सेना का प्लान लोगों को गोली मारना नहीं है, बल्कि लोगों को आतंकवाद की गोलियों से बचाना है। अगर आप जैसे नेता पहले समझ गए होते तो ऐसे वीडियो मैसेज की जरूरत क्यों पड़ती? अरे वहां क्या बंदूक दिखा रहा है? वहां अपना देश है। अच्छा, तो फिर दुश्मन के नारे की आवाज यहां से क्यों आ रही थी? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तेरी गोली से सिर्फ इंसान मरेंगे, पर इनकी सोच से सारा देश मर जाएगा। किसको गोली मारेगा तू? जो बोल रहे हैं वो अपने भाई हैं। जिसने अपनी माँ को दिल से निकाल दिया, उसके साथ सारे रिश्ते खत्म। अपने बयानों से पुरजोर कोशिश हो रही है सिरमौर को देश के जहन्नुम बनाने की। बहरहाल जहन्नुम कहाँ है, कैसा है, इस सवाल का जवाब शायद ही किसी को मालूम हो, मगर जिंदगी में कई बार ऐसे तजुर्बे हो जाते हैं जो लोगों को जहन्नुम होने का यकीन दिला देते हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही शख्स से जिनका नाम है डॉक्टर राम मूर्ति। डॉक्टर राम मूर्ति का ये कहना है कि वो 18 महीने जहन्नुम में रहकर आए हैं। सुनिए आप जहन्नुम की खौफनाक दास्तां उन्हीं की जुबानी। बगदादी के जुल्म की सबसे बड़ी गवाही। Doing my job in this camp hospital, within 10 days I got bullet injuries.
to my hand, left hand, and my both legs. ये आप बीती है उस भारतीय डॉक्टर की जो 18 महीने तक बगदादी की कैद में रहने के बाद आजाद हुआ, जो ISIS की गोलियां खाने के बाद भी जिंदा रहा और अब सही सलामत अपने वतन हिंदुस्तान लौटा है। इनका नाम है के राममूर्ति, उम्र 61 साल, पेशे से डॉक्टर, रहने वाले हैं आंध्र प्रदेश के। राममूर्ति वर्ष 1999 से लीबिया में डॉक्टर के रूप में लोगों का इलाज कर रहे थे, लेकिन 18 महीने पहले राममूर्ति को आतंकी संगठन ISIS के आतंकियों ने जबरन उठा लिया और अपनी जेल में बंद कर दिया। You come down to our car, which is near front of the building. So when I am put up my dress and I following them, I joined. I have seen another Indian. They are already he is on the staircases. They took to their controlled jail, that is the Ansar jail, which is in the center of the town. डॉक्टर राममूर्ति ने कहा कि उन्हें ISIS के आतंकियों ने दिल दहलाने वाले वीडियोस देखने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, उन पर जबरन इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया। Organization people came to us and they want to teach some about Islam and how to pray. They are this organization people very strictly following their organization rules and regulations and code and conduct, and praying time very perfectly they are following. ISIS के जुल्म को 1.5 साल तक झेलते रहे डॉक्टर राममूर्ति ने यह भी बताया कि आतंकी बगदादी भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में अपना आतंकी साम्राज्य कायम करना चाहता है। People are well educated youngsters, most of the people, and they knows about India development and all the things. What I understood is they want to spread their. राममूर्ति का मानना है कि ISIS के चंगुल में फंसकर भी वो इसलिए बचे रहे क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं और ISIS को डॉक्टरों की जरूरत थी। लीबिया में आर्मी की मदद और मोदी सरकार की कोशिश की बदौलत ISIS के चंगुल से छूटे राममूर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने सुना होगा डॉक्टर राममूर्ति ये कह रहे थे कि पढ़े लिखे हैं ISIS की ये तमाम आतंकवादी और ये इंडिया के बारे में भी जानते हैं और यहाँ भी ISIS को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि आज गुजरात के राजकोट से लोन वुल्फ 2 जो है गिरफ्तार किए गए हैं, वो जो ISIS की आइडियोलॉजी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बहरहाल यूपी में कल 5वें चरण का चुनाव होना है 51 सीटों पर और बयानों के टेंडर पर टेंडर निकल रहे हैं। पीएम ने गोंडा में कहा कि नकल के लिए भी टेंडर निकाले जाते हैं, तो बात सिद्धार्थनगर तक पहुंच गई। यहां मौजूद थे सूबे के सीएम जो नकल को और नकलचियों को हौसले उनके बढ़ाते हुए नजर आए। अब सोचिए कितना अजीब है ना कि चुनावी घोषणा पत्र में सीएम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का वादा कर रहे हैं और दूसरी तरफ नकल की ही पैरवी कर रहे हैं। नीलामी होती है, टेंडर निकलता है, टेंडर। नकल कौन नहीं कर लेता है जब पास होना होता है थोड़ी बहुत। गधे से उतरे तो नकल पर अटके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे जरूरी मुद्दे गोल हैं और गधे हावी हैं, लेकिन अब बात गधे से उतरकर नकल पर अटक गई। सिर पीटने वाली बात यह है कि खुद यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने एक चुनावी सभा में नकल यानी परीक्षा में चोरी की पैरवी की। कहते हो कि ये गोंडा और आसपास सब नकल कर के पास कर रहे हैं। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता है जब पास होना होता है थोड़ी बहुत। हमें बताओ, कोई है जिसने बचपन में नकल न की हो? क्या इसी को कहते हैं चोरी और सीना जोरी? वैसे अखिलेश यादव का यह जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था, जिन्होंने गोंडा की रैली में आरोप लगाया था कि यूपी में अखिलेश राज में नकल के लिए भी टेंडर निकाले जाते हैं। यहाँ चोरी करने की नीलामी होती है भाइयों बहनों, कॉन्ट्रैक्ट दिए, टेंडर निकलता है, टेंडर। कि हमारे यहाँ
अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो इतनी बोली बोली जाती है, तुम परीक्षा का केंद्र लगा दो, बाबू को इतना पैसा मिल जाएगा। परीक्षा वाले नकलचियों या यूं कहें कि चोरों का हौसला बढ़ाने वाले अखिलेश के बयान की बीजेपी ने आलोचना की।